देखा जा रहा है कि गेहूं की बड़ी मात्रा में बुवाई शुरू हो गई है, लेकिन कई बार किसानों को इस बात का डर रहता है कि जितनी वो लागत लगा रहे हैं उस तौर पर उन्हें मुनाफा होगा या नहीं होगा। ऐसे में हमारे साथ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के एक्सपर्ट हैं। हमसे जानना चाहेंगे कि गेहूं की बुवाई करते समय किन बातों का किसान विशेष ध्यान रखें जिससे कि उन्हें गेहूँ की फसल में नुकसान ना हो। देख रहे हैं कि गेहूं की बुवाई की अगर हम बात करें तो बैच टुपे में बड़ी संख्या में गेहूं बोया जाता है। ऐसे में कुछ लोगों ने बुआई शुरू कर दी है, क्या ये सही समय है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? पहले तो मैं सभी को ये बता दूं कि गेहूं जो हमारे देश में ज़्यादातर बोया जाता है, 3 प्रकार के गेहूं होते हैं। एक है टिटिकम एस्टिवम, जो खाने वाला, जिससे हम गेहूं रोटी बनाते हैं, वो वैज्ञानिक तौर से उसको हम टिटिकम एस्टिवम बोलते हैं। सूजी वाला गेहूँ अलग होता है, बिस्किट वाला अलग होता है, टिटिकम मोनोकोकम और टिटिकम डाइकोकम। तो जो गेहूँ जिनकी आप बात कर रहे हैं, सामान्यतः जो किसान उगाते हैं, तो इसमें भी 3 प्रकार के अलग अलग वैरायटीज़ ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विश्वविद्यालय तमाम है। तो हर एक रीजन के लिए गेहूं के केस में 6 अलग अलग रीजन जोन बने हुए हैं। जोन के अनुसार वैरायटीज़ बनाई गई हैं। तो कुछ वैरायटी अर्ली सोइंग होती हैं, यानी कि उनको थोड़ी शुरुआत में, जैसे कि अक्टूबर, नॉर्मली 15 अक्टूबर से लेकर के पूरे 15 नवंबर तक की सोइंग होती है, तो अर्ली सोइंग की वैरायटी होती हैं। फिर 15 अक्टूबर से 15 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक एक ऑप्टिमम टाइम है, तो सही टाइम है बुवाई का। और उसके बाद जो होती हैं 15 दिसंबर के बाद, वो लेट सोइंग में होती हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह कि जो वैरायटी जिस सीजन के लिए बनी है, यानी कि जो पहले अर्ली के लिए बनी है तो आप उसको अर्ली में सोइंग करें तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल सीजन के लिए बनी है तो नॉर्मल में उसकी बुवाई करें, और जो लेट के लिए बनाई गई है तो उसको लेट में करें। लेकिन अगर इसमें गड़बड़ करेंगे, जैसे कि मान लीजिए अर्ली की है और उसको लेट करेंगे, लेट वाली अर्ली करेंगे, ऐसा करेंगे, उस स्थिति में इसमें परेशानी आती है। तो सबसे ज़्यादा परेशानी तो होती है जर्मिनेशन, यानी कि जो अंकुरण होता है, अंकुरण क्षमता बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। जो कम से कम 85% अंकुरण सामान्यतः माना जाता है अच्छी फसल के लिए। तो अगर आप इसमें वेरिएशन करते हैं बुआई में, तो अंकुरण 40 या 50% रह जाता है और बहुत बड़ा नुकसान होता है। अंकुरण के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण है टिलरिंग बोलते हैं, यानी कि जो गेहूं से नीचे और 3-4 पौधे निकल जाते हैं, उसको हम टिलर से बोलते हैं। तो वो जितने ज़्यादा नंबर निकलेंगे उतने ज़्यादा ही उसमें गेहूं के बाद में स्पाइक्स, जो कि मतलब बाली होती है, नंबर ऑफ बाली ज़्यादा होंगी तो उपज ज़्यादा होगी। तो नंबर ऑफ टिलर्स भी कम हो जाते हैं अगर लेट सोइंग वाला अर्ली सोइंग में या अर्ली सोइंग वाला लेट सोइंग में बुवाई करते हैं। इसके अलावा डिजीज़ और पेस्ट, हर एक सीजन के लिए बीमारियां अलग हैं और उनके कीड़े भी अलग हैं। तो अगर उस सीजन को अगर आप चेंज करते हैं तो वो ससेप्टेबल हो जाते हैं डिजीज़, यानी कि उसमें जो बीमारियां हैं फंगस वाली और बैक्टीरिया वाली और इंसेक्ट है, उनका भी ज़्यादा प्रभाव हो जाता है, नुकसान होता है। तो मिट्टी की जाँच कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? देखिए, 3 चीज़ें जब हम किसी फसल की बात करते हैं तो उसके लिए 3 प्रकार के न्यूट्रिएंट चाहिए। एक तो नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है, पोटास और फास्फोरस। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं बहुत से जिनकी आवश्यकता होती है। तो पोटास और नाइट्रोजन, चूँकि हम बार बार फसलें लेते रहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट तो गोबर के खाद से या बाकी से पूरे हो जाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये मिट्टी में इनकी जो मात्रा है कम होती रहती है लगातार फसल लेने की वजह से। तो मिट्टी की जांच करा लें, और अगर उसमें नाइट्रोजन या पोटास की मात्रा, किसी की मात्रा कम है, तो जो हम फर्टिलाइज़र देंगे उनकी मात्रा का अनुमान कि ज़्यादा देना है कम। सामान्यतः गेहूं की फसल में, पूरी फसल में 80 किलो नाइट्रोजन और 40 किलो पोटास और 40 किलो फास्फोरस काफ़ी होती है। लेकिन इससे ज़्यादा अगर देनी है, कम देनी है, तो गेहूं की उसकी मिट्टी की जांच कराने के उपरांत उसकी इतनी उपलब्धता है नाइट्रोजन की, उसके अनुसार उस पर डिसीजन लेना चाहिए, तब देना चाहिए।